हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। भैया आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकेंड चैप्टर पे आ रहे हैं, ब्लड फ्लूइड। तो वन शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, जैसे कि तुम्हें मालूम ही होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने ब्रीथिंग वाला खत्म कर लिया। अब जल्दी से जल्दी इसमें कर लो। जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वन शॉट तुम्हें लगता है मैं वन शॉट लेता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, लेकिन अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ? रीजन यही है, रीजन भी यही है कि उतना मेरे पास टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जो मैं वन शॉट 4 घंटे से 5 घंटे का चीज़ों मैं एक साथ में डाल सकूँ। लेकिन मैं तुरंत ही दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरी भी थोड़ी अपनी दिक्कत है, तो इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो बीच में ना क्लिक करना पड़ता है, इसी वजह से मैं यही चीज़ कर रहा हूँ ना। आई एम सॉरी अगर आपको ये मैं गलत दिखावा कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, लेकिन चलो अपने से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अभी भी, और लास्ट भी प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, चलो चलो भैया आ रहे। तो मैं एनसीईआरटी और ये सारी चीज़ लेके चलूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी तो सारी चीज़ साक्षी मानते ही चलूँगा। ठीक है, चलो मैं सारा शॉर्ट नोट बहुत कम समय में सारा चीज़ बना देता हूँ, बस रिवीजन करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड भैया। हाँ, ठीक है। सबसे पहले ब्लड की बात करिए तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बताओ भैया, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। इनके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होते हैं और फॉर्म एलिमेंट। 3 लोड आते हैं, 3 लोड आते हैं। ठीक है, 3 लोड आते हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? हाँ चलो, ये बात तो सही है। इनके अंदर 3 लोड आते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट की बात कर दी जाए, प्लाज्मा की बात करिएगा तो ये विट्रस फ्लूइड होता है, मतलब पेल येलो कलर का होता है, इसका कलर होता है, और ये 55% पाए जाते हैं, 55% पाए जाते हैं। और फॉर्म एलिमेंट की बात कर दी जाए तो ये 45% पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा विट्रस फ्लूइड होता है और 55% पाया जाता है, वही फॉर्म एलिमेंट 45% होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात कर दी जाए तो प्लाज्मा कैसा कैसा फ्लूइड होता है? विट्रस फ्लूइड होता है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो सही है, विट्रस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बात है प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, और इतना ही कुछ एमिनो एसिड भी और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड में पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा ट्रांजिएंट फॉर्म में पाए जाते हैं। बेटा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से भी नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, और कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, कुछ हमारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन 6 से 8%, बिनोजन की बात करते हैं, ये काम करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्लड में, वो हेल्प करता है। फिर बिनोजन जो कि 3 मेजर प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है बिनोजन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन। जाती एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देख लेना, यही बोला गया है। ठीक है, ठीक है। फिर बिनोजन कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन टू डिफेंड मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखाऊंगा, ले आया हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं मैं कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूँ, सब एनसीईआरटी शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि कुछ एमिनो एसिड और मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन आयन, हमेशा ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज होते हैं, हमेशा ही होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, इसी वजह से जब हमें चोट लगता है तो क्लॉट हो जाता है। अच्छा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर तो हम बोलते हैं सीरम। अच्छा ये बताओ, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर के बाद क्या बचता है? क्या बचता है? एंटीबॉडीज बचती है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बता दिया जाए फॉर्म एलिमेंट, ये हो जाए एनसीईआरटी की पहली और दूसरी लाइन। आओ मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। लिखा है फिब्रिनोजन आर नीडेड टू क्लॉटिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन जिसमें हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या मैंने अलग बताया? प्लाज्मा कुछ अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेन करता है, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन आयन, ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड, लिपिड भी करता है, मैंने पहले ही बता दिया। और इन्होंने बोला कि ऑलवेज ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है, और कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इसे सीरम बोलते हैं। मैंने क्या अलग बताया? मैंने शॉर्ट नोट में उतने पॉइंट में मैंने इतना पॉइंट लिख दिया, क्या अलग बताया? ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, ठीक है,
फिर ये वाली बात मैंने कर दी, ठीक है। अब फॉर्म एलिमेंट 45% पाए जाते हैं, इसमें इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लेकिन मैं तीनों तो डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करूँगा, पहले मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। इरेथ्रोसाइट तो बोलते हैं इरेथ्रोसाइट तो आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। इरेथ्रोसाइट तो आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, मोस्ट एबेंडेंट सेल पाया जाता है आरबीसी, मोस्ट एबेंडेंट सेल होता है क्या, आरबीसी होता है, ठीक है। इनका ऑन एवरेज 5 से 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है, ऑन एवरेज आरबीसी पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी एमएम माइनस क्यूब तो एमएम क्यूब बोल सकते हो, एमएम पर क्यूब बोल सकते हो, ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। आरबीसी कहाँ पे पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो, लेकिन एडल्ट में पाए जाते हैं, वहीं पे एम्ब्रियो में यॉर्क सेट में पाए जाते हैं। फिर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड मतलब गायब हो जाना, न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल। जैसे कि बात करते हैं आरबीसी कितने आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, फ्रॉड पे, अभी तुम आज से नया चैप्टर पढ़ रहे हो ना, फ्रॉड में वही न्यूक्लियस पाया जाता है, लामा में पाया जाता है न्यूक्लियस, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आरबीसी के पास न्यूक्लियस गायब हो जाता है। बायकॉन्केव, और इतना ही नहीं, ये राउंडेड एंड बायकॉन्केव डी यूनिट ऑफ लाइफ में पिक्चर में लिखा हुआ है, राउंड एंड बायकॉन्केव इन शेप होता है, ठीक है। ये रेड कलर कंटेन करते हैं, आयरन या फिर 2+ कंटेन करता है। ह्यूमन इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर दी है, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है, और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, कहाँ इनका कब्रिस्तान होता है, ये होता है ग्रेवयार्ड स्प्लिन होता है इनका, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान कहाँ होता है, स्प्लिन में, ठीक है। इनकी डायामीटर कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर डायामीटर होती है, ये डी यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा है। अब ठीक है, अब ल्यूकोसाइट जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ये बेसिकली कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इतना ही नहीं, इनका ऑन एवरेज कितने सेल पाए जाते हैं, 6000 से लेकर 8000 mm माइनस क्यूब या mm पर क्यूब पाए जाते हैं। इनका लाइफ स्टाइल शॉर्ट लिफ्ट होते हैं, एमेबियोइड शेप सोच सकते हैं, ये लोकोमोशन और मूवमेंट में भी पढ़ोगे। और इतना ही नहीं, ये सेल्स डी यूनिट ऑफ लाइफ में भी लिखा है, एमेबियोइड मूवमेंट सोच सकता है, शेप इनका एमेबियोइड शेप का होता है। इनमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ए ग्रेनुलोसाइट होता है। बात कर दिया ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। अब बात कर दिया ग्रेनुलोसाइट की बात कर दी जाए तो आओ चलो इससे देख लेते हैं, अब बात कर दिया ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो न्यूट्रोफिल आता है, ईसोफिल आता है और बेसोफिल आता है। कौन कौन फिल आते हैं, न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, इसिनोफिल बोलते हैं, और बेसोफिल होता है, ठीक है। अब और एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट आता है और लिम्फोसाइट आता है, एक ग्रेनुलोसाइट में दोनों हो जाते हैं, एक मोनोसाइट आता है, एक लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, बेसोफिल पाए जाते हैं। वो बात कर दी जाए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट मिलते क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, मतलब जितने भी हमारे विटाल से सेल होते हैं उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। और इसिनोफिल की बात कर ली जाए तो ये इन्फेक्शन तो रेसिस्ट करता है, और बेसोफिल क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है। बेटा एनसीईआरटी की लाइनें मैं कोई अलग से नहीं ले आया, ठीक है। बात है बेसोफिल हिस्टामिन कंटेन करता है, सीरोटोनिन, हिपैरिन कंटेन करता है, ठीक है। फिर उसके इनके ऑर्डर की बात कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, इसिनोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1% पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग 2 चीज़ में हुआ है, रुक जाओ एक चीज़ मैं नहीं पढ़ाया, वो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट तो ही बोलते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स छोड़ो, ये कौन से सेल से ये निकलते हैं, ये फ्रेगमेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेटाकैरियोसाइट। इनका कितना क्या नाम है, सेल नंबर होता है, इनका सेल नंबर की बात करें 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm क्यूब होते हैं, पर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट की बात करिए या प्लेटलेट्स की बात करिए तो ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारी बात मैंने प्लेटलेट बता दिया, WBC, RBC, फॉर्म एलिमेंट मैंने सारा चीज़ बता दिया है। अब उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुपिन ब्लड ग्रुपिन 2 में बांटा गया, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिन, एक RH ग्रुपिन, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिन क्या होता है, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन दी आरबीसी पे
एंटीजन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इसी तो क्या दर्शाता है, एबीओ ड्रोपिन, एबीओ ब्लड ड्रोपिन, ठीक है। अब प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, प्लाज्मा की बात करें, हर एक इंडिविजुअल की बात कर दी जाए तो प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडी पाई जा सकते हैं, या तो ए पाई जाती है और या तो बी पाई जा सकती है, या तो ए बी पाई जा सकती है। मतलब मेनली बात करिए, एकदम मेनली बात करिए, 2 एंटीबॉडी है, एक ए है एक बी है। लेकिन बात कर दी जाए तो इसके हिसाब से एंटीजन भी 2 ही होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया जो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है तो एंटीजन भी ए होगा। इतना याद रखो पहले चीज, ब्लड ग्रुपिन इक्वल टू एंटीजन, लिखो यहीं पे बीजी इक्वल टू एंटीजन, ब्लड ग्रुपिन हट बाई हट, हाँ लिखो यहीं पे ब्लड ग्रुपिन बीजी, ब्लड ग्रुपिन इक्वल टू एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन, ठीक है। ये बात याद है, तो ब्लड ग्रुपिन इक्वल टू एंटीजन, ठीक है। और ठीक है, अदर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए ही होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी ही होगा, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटीबॉडी होता। मतलब मैं तो ये जनरली तुम्हें समझाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस ये तुम्हें याद रहे समय पे, ठीक है, भूलना नहीं। एंटीजन मालूम पड़ा एंटीबॉडी, एंटीजन में कन्फ्यूजन होते, तुम्हें मालूम पड़ा ब्लड ग्रुप ए हो रहा तो एंटीबॉडी ए हो रहा, एंटीजन बी हो रहा, कन्फ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए भूलना नहीं। ब्लड ग्रुपिन की बात कर दी जाए, ब्लड ग्रुपिन या ब्लड ग्रुपिन की बात कर दी जाए और एंटीजन दोनों सेम होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए ही रहेंगे और एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। बी तो बी बनाता है एंटीबॉडी और किसे डोनेट कर सकता है, ए और ओ को, ए तो और ओ तो डोनेट कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का ये रहता है कि कौन, अदर बात है ब्लड ग्रुप ओ, इनके पास इनके आरबीसी में क्या होता है, ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, नील होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये तुम्हें जो फ्लो चार्ट दिया है हमेशा पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है फ्लो चार्ट पे, ठीक है। अगर ये बोल दिया इन दी आरबीसी सरफेस एंटीजन इज सॉरी ब्लड ग्रुप इज ए, तो व्हाट इज अ फॉर्म बाई एंटीजन, एंटीजन क्या बनाया जाए, तो वो भी ए ही एंटीजन पाया जाएगा। या तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज अ फाउंड इन एंटीबॉडी, तो बी फाउंड होगा। या तुमसे ये पूछ लेगा कि किसे डोनेट कर रहा है, इन विच डोनेट ग्रुप ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए किसे डोनेट कर सकता है, तो ए तो भी डोनेट कर सकता है, ओ तो भी डोनेट कर सकता है। उसी तरीके जितना ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी होगा और एक के पास एंटीबॉडी ए होगा और डोनेट कर सकता है बी वाले ब्लड ग्रुप तो और ओ वाले ब्लड ग्रुप तो डोनेट कर सकता है। उसी तरीके ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब इसके पास एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, लेकिन जब दोनों एंटीजन हो जाए तो एंटीबॉडी इसके पास नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं होता तो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ए तो भी, बी तो भी, ए बी के पास भी, ओ के पास भी। लेकिन वहीं पर ओ की बात कर दी जाए तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसके पास एंटीबॉडी ए पाया जा सकता है और बी तो, और ये सिर्फ ओ तो ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से हमें मालूम पड़ा ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ग्रुप होता है, ठीक है। वन सेकेंड होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप हो गया और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही, हाँ। अब उसके बाद बात है ब्लड डिफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन, बोले हैं अदर जो ब्लड डिफ्यूज करता है, ब्लड डोनेट करता है, तो इसमें सबसे मतलब ड्यूरिंग दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम लोग ब्लड चेंज करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, मतलब जो बेकार ब्लड होता है उसे में एक्सचेंज करवाना होता है, तो इससे ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड आप नहीं यूज कर सकते हैं जब तक डोनर ब्लड ग्रुप और रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप का मैच ना हो जाए। बोले हैं सबसे पहले मैच किया जाता है केयरफुल्ली, रेसिपिएंट मतलब जो लेता है ब्लड ग्रुप और जो देता है ब्लड ग्रुप आपस में मैच करवाया जाता है। अगर मैच कर रहा है तभी ये ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है, नहीं तो ये ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम करवा देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉय ऑफ ब्लड ग्रुप। जो क्या नाम है ब्लड डोनेट कर रहा है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहीं पे जो रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो ले रहा है ब्लड ग्रुप उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए क्लम्पिंग एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइनें। ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है, लिखा क्या है, आओ बोला ये सब छोड़ो, अरे मैंने ये क्या, हाँ लिखा क्या है, बोला ये सर ड्यूरिंग दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, मैंने वही तो लिखा,
ब्लड ऑफ डोनर कैन बी केयरफुली मैच करवाया जाता है ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जो डोनेट करता है ब्लड ग्रुप और जो रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप होता है उन्हें मैच करवाते हैं बिफोर एनी, मतलब उससे बिना मतलब ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले, ठीक है। अदर ब्लड डोनेट कर देते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को उड़ा देता है। और इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या नाम है, ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले मैच करवाना होता है रेसिपिएंट और क्या नाम है, डोनर से, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, तो आई होप मुझे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर एनसीईआरटी से बाहर अभी कहीं नहीं है, और पूरी एनसीईआरटी ही मैं बताया हूँ, ठीक है। अब आर्यन यूरोपियन की बात कर दीजिए, सबसे पहले रेसस मंकी में देखा गया मेजॉरिटी नियरली % आर्यन पॉजिटिव होते हैं और माइनॉरिटी मतलब जितने भी बचे वो आर्यन नेगेटिव होते हैं। अब एक आर्यन नेगेटिव पर्सन अदर आर्यन पॉजिटिव को ब्लड दे देता है, मतलब आर्यन नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और वो आर्यन पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो एक एंटीबॉडी बना लेता है। जो आर्यन पॉजिटिव होता है आर्यन नेगेटिव आर्यन पॉजिटिव को ब्लड देता है, तो यहाँ पे एक एंटीबॉडी बनता है अजीन से आर्यन एंटीजन एंटीबॉडी बना लेता है, एक एंटीबॉडी बना लेता है आर्यन एंटीजन से अजीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर यहाँ पे एंटीजन है कि एंटीबॉडी है, हमेशा याद रखना जो होता है वो बनता है एंटीबॉडी बनता है, किससे, जिससे अजेंट में आर्यच एंटीजन के अजेंट में आर्यच एंटीजन में एंटीबॉडी बनता है, मतलब एंटीबॉडी अजेंट आर्यच एंटीजन। यहाँ पे गलती होने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आर्यच एंटीबॉडी बनाता है कि आर्यच एंटीजन बनाता है। तो सबसे बड़ी बात ये जान लो कि ये फॉर्म करता है एंटीबॉडी अजेंट मतलब उसके विपक्ष में आर्यच एंटीजन के विपक्ष में, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीजन नहीं बनाता है, सबसे पहली बात ये समझना, ठीक है। एक टेस्ट बनता है आर्यच इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है अगर मदर आरएच नेगेटिव, साफ साफ नीट ने ये पूछ सकता है कि मदर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में मदर या फीमेल आरएच नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस जो उसका पल रहा हुआ बच्चा होता है वो फीटस होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर दी जाए तो ये क्या है देखो बता, हाँ ठीक है। अब बोले हैं भैया ड्यूरिंग दी आरएच, बोले फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बोले आरएच एंटीजन ऑफ फीटस, जो फीटस का आरएच एंटीजन मतलब फीटस का आरएच ग्रुप होता है ये डू नॉट गेट एक्सपोज आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। इन्होंने सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ, जब पहली प्रेगनेंसी होती है मदर की तो उसमें जो फीटस पल रहा हुआ फीटस होता है, देखो मदर का ब्लड ग्रुप कैसे है आरएच नेगेटिव, फीटस का आरएच पॉजिटिव। और मैंने बोला क्या जब नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब आरएच नेगेटिव, देखो आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव मिलते हैं तभी एंटीबॉडी बनता है। तो मतलब अभी तो तुम ये जान लो कि भैया 1 सेकंड मुझे देना 1 मिनट समय, ठीक है 1 मिनट। हाँ तो बस थोड़ा समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लो मदर, ठीक है, मदर तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो जान लो मदर और फीटस के बीच में एक अम्बाइकल कॉर्ड होता है जिसकी वजह से मदर और फीटस आपस में जुड़े होते हैं ना। तुम्हें मान लो जैसे कि मान लो ये ड्रम है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझने के लिए अम्बाइकल कॉर्ड समझो, ठीक है, ये मदर है। अब समझो मदर और फीटस के बीच में अम्बाइकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, रुको भाई 1 मिनट, हाँ मदर और फीटस, ठीक है, मदर और फीटस के बीच में अम्बाइकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अम्बाइकल कॉर्ड देखो ये वो मैंगो जूस पूरा गिर गया मेरे ऊपर, ठीक है। ये बाहर ब्लड है, बाहर पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड है पूरा, देखो ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है पूरा ब्लड है, और ये फीटस है ये मदर है, ठीक है। मदर और फीटस मतलब मदर के अंदर आरएच नेगेटिव पाया जाता है। बोले जो मुझे मार्कर की ज़रूरत है अभी 1 सेकेंड देखना, देखो ये मदर है, ठीक, ये मदर है, ठीक है, और ये फीटस है, यफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बोले ये पूरा ये इधर मतलब जो बाहर वाला एरिया है पूरा ब्लड है, तो इस समय मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिल पा रहा, ब्लड बाहर है, ये सारे ब्लड है, ये सारे ब्लड है बाहर, ये सारे पूरे ब्लड है, पूरे बाहर ब्लड है, और ये अम्बाइकल कॉर्ड से फीटस जुड़ा हुआ है मदर से, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब ये मदर और फीटस तो आपस में अलग किया जाता है तो थोड़ा सा ब्लड जिस तरीके से ये तो दूध है, बस इतना समझना। 1 मिनट निकल मेरा है जाम हुआ पड़ा है ना, 1 सेकेंड तुम निकल रहे हो
तुम भी जान पड़े हुए। वन बोला है जब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस और मदर तो अम्बाइकल कॉर्ड से अलग किया जाता है, तब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो आर एच पॉजिटिव ब्लड किसका है, फीटस का है, बोले थोड़ा सा ब्लड मदर के अंदर चला जाता है। देखो अभी तक तो अलग था, अभी तक फीटस का ब्लड देखो ये फीटस का ब्लड है और ये मदर की बॉडी ये पूरी समझ लो, पूरी बाहर वाली मदर की बॉडी है, बाहर पूरा ब्लड है, इससे बाहर पूरा ब्लड है, इससे पूरे बाहर ब्लड है, ठीक है, और ये फीटस है, ठीक है। अब बोले जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जब बच्चे और फीटस और मदर को अलग किया जा रहा है, बोले जब हल्का सा मतलब जब अब माइक्रोटॉन तोड़ा जाएगा, निकाला जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल के मदर से ब्लड में मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो मदर क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, किससे अगेंस्ट, एंटीजन का अगेंस्ट। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, मुझे आई होप, मुझे नहीं अभी तक फील हुआ था, लेकिन आज मैं फील करवाने के लिए करवा दिया लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो मुझे समझाने में कम समय लगेगा ऐसे में, ठीक है। बोले हैं ऐसा है, बोले आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव फीटस होता है। बोले फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान आरएच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। बोले जब पहले प्रेगनेंसी थी तब मदर और फीटस का ब्लड नहीं मिल पाया था, ब्लड और फीटस नहीं मिल पाया था। अब बोल क्या रहा है, बिकॉज क्यों नहीं मिल पाया था, प्लेसेंटा एक ऐसा डंडा होता है जिससे मदर और फीटस का ब्लड मिलने नहीं देता, प्लेसेंटा के थ्रू मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिल नहीं पाता है। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होना शुरू हुआ, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, तो जब डिलीवरी के वक्त जो प्लेसेंटा को हम लोग मतलब निकालते हैं, मदर और फीटस से अलग करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव मतलब फीटस का ब्लड मिल जाता है, जिससे मैटरनल मतलब माँ की ब्लड से मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है। और मदर क्या प्रिपेयर कर लेती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। और उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, अदर फीटस नेक्स्ट प्रेगनेंसी अदर फीटस आरएच नेगेटिव है, तो ये फीटस का ब्लड तो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और तो क्या हो जाए, एनीमिया और जॉइंटिस। और इस पूरे प्रोसेस, अगर यही चीज़ तुम्हें बचाना है तो तुरंत डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली एक इंजेक्शन होता है एंटी आर एच एंटीबॉडी दे दो, तो तुरंत डिलीवरी इमीडिएटली, एनसीईआरटी ने लिखा है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वी विल दे एंटी आर एच एंटीबॉडी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ रही होती है। आई होप तुम्हें कम समय में बहुत अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है। अब तो ऑर्जुलेशन ऑफ ब्लड की बात कर दी जाए तो हम ब्लड क्लॉट, जो हमारा ब्लड बहता रहता है, तो उसे हमें बचाने के लिए हमें ऑर्जुलेशन ऑफ ब्लड तो क्लॉटिंग मतलब ब्लड बह रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो जा रहा है, तो इसे बचाने के लिए हमें ऑर्जुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म स्टार्ट करना पड़ता है। आओ देखते हैं। बोलते हैं ऐसा है कि हमें सबसे पहले तुम ये जानो, प्रोथ्रोम्बिन तो एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस पर मैं सीधा ही बताऊंगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनिन। तो लिखेगा प्रोथ्रोम्बिन आर कन्वर्टेड बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन आर फॉर्म बाई दी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन बाई द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। देखो सीधी सी बात, एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, थ्रोम्बिन आर फॉर्म, बोले थ्रोम्बिन तो बनता है, थ्रोम्बिन आर फॉर्म बाई द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना है, तो मतलब थ्रोम्बिन बना है, लेकिन कितने कन्वर्जन से, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं, आओ मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइनें ही बताऊंगा, ठीक है। सब हो जाए, इधर आ जाओ। देखो एनसीईआरटी की लाइनें, अब बहुत उल्टा लिखा है एनसीईआरटी, बस मैं सीधा करने का प्रयास कर, बोले हैं कि ऐसा है, मैं तुम्हें कहाँ बताऊँ। हाँ, सबसे पहले वही देखो तब तुम्हें समझा पाऊँगा, तब तुम्हें यहाँ पे और अच्छे से समझा पाऊँगा। एनसीईआरटी इसीलिए तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। देखो मैंने क्या बताया
प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन बना, उसी तरीके से अब यही थ्रोम्बिन एंजाइम फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। मैंने क्या बोला, मैंने सीधी सी बात तुम ये समझो, सीधी सी बात तुम ये समझो, सीधी सी बात तुम ये समझो। एक मिनट ना, मैं फिर से समझाना चाहूँगा। चलो आप फिर से समझाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले ये जानो, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। तो एनसीईआरटी लिखिए, थ्रोम्बिन आर फॉर्म, थ्रोम्बिन बना है बाय द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, प्रोथ्रोम्बिन ही कन्वर्ट हुआ है थ्रोम्बिन बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। पहले ये मेरी लाइन समझ में आई। हाँ, अब उसके बाद बोलता है नेक्स्ट में सुनो, फिब्रिनोजन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन। नहीं, ऐसे नहीं बोला एनसीईआरटी ने, फिब्रिन आर फॉर्म, फिब्रिन बना हुआ है, फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इतना आसान होता तो हर किसी नहीं समझ में आ जाता। तुम्हारी गलती नहीं है यार। देखो, बोले थ्रोम्बिन बनता है कैसे, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने से, और बाय द एंजाइम क्या होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब इससे थ्रोम्बिन बन गया। अब यही थ्रोम्बिन ऐड करेगा फिब्रिनोजन पे और बदल देगा फिब्रिन में, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है फिब्रिन बनता है बाय द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन, बाय द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन। फिब्रिन बनता है कितने कन्वर्जन से, फिब्रिनोजन से, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। मुझे बताओ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम, ठीक है। अब आओ, अब तुम्हें जन्नत फील करवाता हूँ। तो कौन है? मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना, यहाँ नहीं पढ़ाना, यहाँ नहीं पढ़ाना, अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा आज, ठीक है। बोले इट इज अ क्लॉट और टॉर्जुलिन फॉर्म मेनली बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। फिब्रिन क्या होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, और जो कि डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट से ही बनता है फिब्रिन। मतलब जो ये थ्रेड बनता है जब कोई सेल डेड हो जाते हैं या कोई फॉर्म एलिमेंट डेड हो जाता है, तो यही आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क बना लेते हैं और जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो, यहाँ से मैं तुम्हें एकदम जन्नत का फील करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आ जाओ, लिखा है फिब्रिन, देखो उल्टा चला, उल्टा मैंने सीधा लिखा ना, फिब्रिन आर फॉर्म बाय द इनएक्टिव फिब्रिनोजन। फिब्रिन कैसे कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है इन दी प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो क्या मजा आया। बोलो फिब्रिन बनता तो है, लेकिन कन्वर्जन किससे होता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन से, लेकिन एंजाइम कौन होता है, एंजाइम की बात कर रहे हो। जो एक मिनट और क्लियर करता हूँ। हाँ, बोले फिब्रिन तो बनता है बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। अरे बोल भाई, लिखा है साफ साफ कि नहीं? सर मुझे तो दिख ही नहीं रहा, देख जाती नहीं, बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है। अब बोले थ्रोम्बिन भी टर्न होता है, थ्रोम्बिन भी बनता है इनएक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जब कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, मतलब लिखा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अरे देख, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना, मुझे तुझे ऐसे पढ़ाना ही नहीं, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना। देखो सीधे समझो, प्रोथ्रोम्बिन इधर देखो, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, लिखा है कि नहीं? उसी तरीके अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। अरे बोल भाई, कितना उल्टे शब्दों में एनसीईआरटी ने लिखा था, देख। हाँ यार, ये तो बात सही है, ठीक है। और इस पूरे मैट्रिनेज को बोलते हैं कैस्केडेड मैट्रिनेज, ठीक है। इसमें जो फैक्टर प्लाज्मा के जो फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है। और इसी मैट्रिनेज को बोलते हैं कोआगुलेशन मैट्रिनेज, ठीक है। और यहाँ पे तो कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और विटामिन के भी करता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। मुझे तो पक्का है, भरोसा है कि भैया
प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। बोले हैं अब यही फिब्रिन जो बना है, जहाँ पे हमें चोट लगी थी, जहाँ पे हमें कट का निशान दिखा था, जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, वहाँ पे डार्क रेडेड ब्राउन एकदम मतलब पपड़ी जम जाता है, और जम जाने का वो बेसिकली कुछ और नहीं होता, फिब्रिन ही होता है। और फिब्रिन कैसे बनता है? डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट से ही बनता है। उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है और एक नेटवर्क में बन जाता है, थ्रेड लाइक नेटवर्क बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, जहाँ पे कैल्शियम आयन का रोल होता है, और इतना ही नहीं विटामिन के का भी रोल होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं एनसीईआरटी की पूरी लाइनें आपको प्रेजेंट करवा दिया। अब लिम्फ की बात कर दी जाए, जैसे एनसीईआरटी उठा लेना। ठीक है, लिम्फ की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ब्लड से होते हुए लिम्फ की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, जिससे तुम्हें और अच्छे समझ बोले हैं। यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये होता है तो कैपिलरीज पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो बोले ब्लड जब इन्हीं कैपिलरी के पास करता है, ब्लड जब इन्हीं कैपिलरी के पास करता है, लिखा है, मैं एकदम सीक्वेंस में लिखा हूँ, ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज। जब ब्लड कैपिलरी के पास करता है तो यहाँ पे तुम्हें मालूम हो जाता है ये कैपिलरी है, और ये है टिश्यू, ये होता है टिश्यू। तुम्हें दिख रहा है, ये होता है टिश्यू, ये होता है कैपिलरी। अब कैपिलरी के तो सब्सटेंस यहाँ पे आते हैं और ये टिश्यू में चले जाते हैं, ये टिश्यू में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो टिश्यू से होते हुए, मतलब टिश्यू निकाल देती है बाहर, टिश्यू बाहर निकाल जाती है, और ये कैपिलरी में चले जाता है, और कैपिलरी से होते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब सीधे से मैं बात बोलना चाहूँ, सीधे से बोलना चाहूँ बात, सीधे से मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, सीधे से। देखो, ब्लड इस तरीके से तो चाहता है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो इसी कैपिलरी की मदद से ये टिश्यू में भेज देता है, टिश्यू में भेज देता है। और वही टिश्यू जितने भी खराब मटेरियल, खराब पदार्थ होते हैं, वो इसी फ्लूइड में डाल के ये कैपिलरी में वापस भेज देता है, और कैपिलरी के थ्रू ये बाहर बेकार वाला चीज़ बाहर चला जाता है, और इम्पोर्टेंट चीज़ टिश्यू को मिल जाता है। उसी तरीके से बोल रहे ब्लड जब पास करता है कैपिलरी से होते हुए, तो इसके बीच में टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं कैपिलरी से पास करते हैं कुछ वाटर, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, और कुछ हमारे फॉर्म एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। ये तो एनसीईआरटी की लाइनें मैं तुम्हें बताता हूँ। सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, हो गया। हाँ, यहाँ देखो लिखा है, जब ब्लड पास करता है कैपिलरी से होते हुए, ठीक है, कुछ वाटर, कुछ स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बाहर चले जाते हैं, स्पेस में आ जाते हैं। और स्पेस का मतलब क्या होता है? सेल और टिश्यू के बीचों बीच में चले आते हैं। मैं सीधी सी बात बोला हूँ, सीधी सी बात ये समझो, ब्लड पास करता है जब कैपिलरी से, ब्लड जब कैपिलरी से पास करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ये स्पेस में चले आते हैं। स्पेस का मतलब टिश्यू और सेल के बीचों बीच चले आते हैं। लेकिन बोल है लिव इन, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिव इन दी लार्जर इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अगर लार्जर प्रोटीन को हटा दिया जाए, लिव इन दी लार्जर प्रोटीन की बात हटा दिया जाए, तो बाकी जितने भी होते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल के थ्रू चले जाते हैं। बोले लिव इन ब्लड, बोले इस स्पेस में स्मॉल सम वाटर आ जाएंगे, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आ जाएंगे, और इतना ही नहीं, बोला मोस्ट ऑफ दी फॉर्म एलिमेंट भी आते हैं, मोस्ट ऑफ दी फॉर्म एलिमेंट भी आते हैं, मोस्ट ऑफ दी फॉर्म एलिमेंट आते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला कि भैया ब्लड पास जब करता है कैपिलरी से, कुछ वाटर, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस स्पेस में चले जाते हैं। स्पेस का मतलब सेल और टिश्यू के बीचों बीच में आ जाते हैं, लेकिन सिवाय लार्जर प्रोटीन को छोड़ दिया जाए, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट में भी आ जाते हैं। ठीक है, इन द ब्लड वेसल। बोले इन्हीं फ्लूइड जो रिलीज हुए हैं, जो स्पेस में आ चुके हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटर मतलब बीचों बीच, स्टीशियल फ्लूइड, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, या तुम बोल सकते हो टिश्यू फ्लूइड, या इन्हीं को बोल सकते हो लिम्फ। ठीक है, स्मॉल मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ स्मॉल मिनरल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लाज्मा में भी, और ये किसमें हेल्प करते हैं? न्यूट्रिएंट्स और जैसे तो चेंज करने में हेल्प करते हैं ब्लड टिश्यू में, और टिश्यू से ब्लड से होते हुए। ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है,
बोले ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही है। फिर बोले एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कार लिम्फेटिक सिस्टम, और इसी पूरे नेटवर्क ऑफ वेसल तो क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, और इस फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। और बोले कि ऐसा है कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड कहाँ से उठाता है, ड्रेन मतलब उठाना, ड्रेन करता है, और ये कहाँ पे डाल देता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम वाला जो ब्लड है ये उठा के किस में डाल देता है, मेजर वेन में डाल देता है, मेजर वेन में डाल देता है। और दी फ्लूइड इन दी लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, और यही जब मेजर वेन में डाल देता है तब इसी को बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है और कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। व्हिच आर रिस्पॉन्स फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। आगे जाते ह्यूमन हेल्थ और डिसीज पढ़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स हार्मोन। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लैक्टियल, ठीक है। फैट विच से एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल प्रेजेंटेटिव इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है। ये बात मुझे लगता है लिम्फ की बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है। अब चलो अब एक इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से जो चैप्टर बढ़ा है दूसरे फेज में बढ़ा। अभी तक ये नॉर्मल फेज था, ठीक है। अब उसके बाद जो फेज बढ़ा मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो तुम ह्यूमन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी ह्यूमन पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अरे बोल बच्चा लोश, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हट जा भाई, नजर न लगे फ्लैट, ठीक है। तो भैया अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने का तैयार हो कि नहीं, बताओ यार, तैयार हो कि नहीं। हाँ सर हम तैयार हैं। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही है तो ये दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन की बात कर रही है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी की बात कर रही है तो एनेलिडा चौडेटा में पाया जाता है। बेटा भूलना नहीं, एनसीईआरटी की लाइनें यही बोल दिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा ओपन, कोई भी पाइप नहीं, जैसे कि इसमें क्या है, दम है, ठीक है। दम ही है, ठीक है, छोड़ो। हाँ इसमें दम है। अब ये दम कैसे पास कर रहा है, ये फ्लूइड से एक पाइप से पास कर रहा है, वहीं पे जब हम इसे गिरा दें वैसे ये जाम हो चुका है। वैसे जब मैं ये बाहर फ्लो करे, ये पाइप के थ्रू ना पाते हैं तब इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी। जब ये क्या बना लेती है, साइनस का मतलब जो होता है, ये जो ब्लड होता है ये बाहर बाथ करता है, बाथ करने का मतलब नहाता रहता है, हर एक ब्लड वेसल से नहाता रहता है। वही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक पाइप से पास करता है ब्लड, इसी पाइप से होते हुए जैसे ऑर्गन को चाहिए उस ऑर्गन पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये एनेलिडा फाइलम में होता है, चौडेटा फाइलम में होता है। वही पे ओपन सर्कुलेटरी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम में होता है, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मस्कुलर सबसे बड़ी बात है, यहीं पे अभी नीट PYQ में बना दे कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर कार्डियक चैम्बर हर्ट पाया जाता है, मस्कुलर चैम्बर हर्ट पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना किससे बना होता है, चैम्बर, हर्ट का चैम्बर कैसे बना होता है, मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर चैम्बर हर्ट होता है। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सारे मस्कुलर चैम्बर हर्ट बने होते हैं, ठीक है। ये बात भूलना नहीं, गलती से भी नहीं भूलना, मस्कुलर चैम्बर हर्ट से बने होते हैं, ठीक है। ये भूलना नहीं, ठीक है। अब उसके बाद चैम्बर की बात कर दी जाए तो आप जरा देख लेते हैं चैम्बर की बात कर रहे हैं। फिशर के बाद दो चैम्बर होता है, एक आर्टरीज एक वेंट्रिकल, और तुम्हें दिख रहा होगा एक आर्टरीज एक वेंट्रिकल होता है। फिशर के बाद 2 चैम्बर होता है। एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर होता है, 2 आर्टरीज एक वेंट्रिकल। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि तुम्हें अभी एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तुम ना, तो वहाँ पे तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, 2 आर्टरिया एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है, अरे भाई सुन, मैं तुम्हें अब और कैसे बताऊँ, सोचने दो 2 मिनट। हाँ अच्छा मैं तुम्हें और कैसे फिल करवा सकता हूँ, 1 मिनट ना। देख मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊँगा, आपकी बार लिख सकता हूँ। देख सीधी बात, कोई भी 3 चीज़ का मतलब क्या होता है, ये तो तरीके से हार्ट होता है, ठीक है, ये होता है हार्ट होता है। तो बोले यहाँ पे 2 हटो, 8 आर्टरिया ये हो रहा है, 8 आर्टरिया ये हो जाए।
तो मतलब हमारे पास 2 एट्रिया हो जाए और 1 वेंट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भैया, 2 एट्रिया हो जाते हैं, 1 वेंट्रिकल हो जाता है। 2 एट्रिया, ये आर्टरिया वाला चैम्बर है, ये आर्टरिया वाला चैम्बर होता है, ये वेंट्रिकल वाला चैम्बर होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ रही। अब बोले 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, अगर यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड आएगा तो ये यहाँ पे ब्लड मिल नहीं जाएगा? हाँ मिल जाएगा। इसी वजह से जान जाओ, एम्फीबिया में जितने भी ब्लड आते हैं वो मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। क्योंकि यार अभी बताओ, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं एक ही वेंट्रिकल में, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा भाई? अच्छा ये बताओ, तुम ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, खिचड़ी बन जाती है? हाँ बन जाती है। उसी तरीके से यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, और इसी एक कटोरे में मिल जा रहा है, मतलब वेंट्रिकल में मिल जा रहा है। तो क्या ये कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ? नहीं। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही? हट जा भाई। एम्फीबिया में दो आर्टरीज होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल एम्फीबिया होता है, लेकिन इनके पास 3 चैम्बर नहीं पाए जाते, इनके पास 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें एनसीईआरटी देती है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो छोड़ दिया जाए तो सारे एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं। और वहीं पर क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल की बात करिए तो 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाते तो इस तरीके से हर्ट होता है। लेकिन अपने लोग के पास तो हर्ट चुरा लिया जाता है भाई। ठीक है, तो ये अलग अलग है। देखो यहाँ पे भी आर्टरीज है, वेन्स है। तो ये क्या है? 2 आर्टरीज है, 2 वेन्स है। तो ये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, ये अलग अलग है। बीच में देखो ये लीक कर दिया मेरा हर्ट। हाँ अब सही हुआ। तो 2 आर्टरीज हो जाए, 2 वेंट्रिकल हो जाए। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो यहाँ पे जितने भी हैं ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो इधर से आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग, मतलब यहाँ पे ब्लड मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ जाए। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर दी जाए तो आगे तुम्हें समझ में आ जाए। हार्ट जो होता है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, ये थोड़े से कैविटी में सिचुएटेड होता है, 2 लंग के बीचों बीच, इसीलिए बोलते हैं क्लेंचेड हार्ट। तभी भी तुम्हें मालूम होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं, लंग्स पढ़ाया था, तो जो राइट वाला लंग्स होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, तो इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से। और इसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर में हर्ट पाए जाते हैं, इसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर में हर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा हर्ट होता है वो तो राइट वाला, राइट हर्ट जो, सॉरी राइट लंग्स जो होता है, राइट लंग्स जो होता है वो थोड़ा उठा होता है। उठा होने के साथ इसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉच लाइक स्ट्रक्चर, तो हम बोलते हैं नोब बोलते हैं ना, नोब बोलते हैं। और यहीं पे हर्ट होता है। तो बोल क्या रहा है, यहीं पे हर्ट हमारा पाया जाता है, यहीं पे हमारा हर्ट पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा हर्ट पाया जाता है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यहीं पे हमारा हर्ट पाया जाता है। ठीक है, तो लिखा क्या है, थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग के बीचों बीच में पाया जाता है। स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा उठा होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है टू दी लेफ्ट। ठीक है, डबल वॉल होता है भाई, जो हमारा हर्ट होता है ये भी डबल वॉल होता है। वहाँ पे हमने पेरिकार्डियल पढ़ा था, तो यहाँ पे पेरिकार्डियम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्लेउरल बोला था कि नहीं, जो बाहर वाली लेयर होता है प्लेउरल लेयर होता है, अंदर वाली विसरल लेयर होती है। उसी तरीके से ये भी डबल मेम्ब्रेनस बैस होता है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ पे डबल लेयर मेम्ब्रेनस बैस बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसके बीचों बीच, मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीचों बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। वहाँ पे प्लेउरल फ्लूइड था, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो याद रखना, कहाँ पे प्लेउरल फ्लूइड है और कहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल हार्ट के अंदर होता है, वहीं पे बात कर दिया प्लेउरल फ्लूइड ये लंग के बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, चैम्बर की बात करें, 2 हमारे ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 2 आर्टेरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। आर्टेरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आर्टेरिया की बात करें, 2 होते हैं, और आर्टेरिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल। और आर्टेरिया स्मॉल होते हैं और ऊपर होते हैं, स्मॉल अपर होते हैं। वहीं पे वेंट्रिकल लार्जर होते हैं, लोअर होते हैं, लार्जर होते हैं, लोअर होते हैं। वेंट्रिकल लार्जर होते हैं, लोअर होते हैं, लार्जर होते हैं, लोअर होते हैं। आर्टेरिया स्मॉलर होते हैं, अपर होते हैं, आर्टेरिया स्मॉलर होते हैं, अपर होते हैं। वेंट्रिकल लार्जर होते हैं, लोअर में होते हैं। ठीक है, अब बात करिए राइट आर्टेरिया। जैसे कि मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना दूँ, एक तुम कंफ्यूज होते हो। ठीक है, 1 सेकंड लेना, मैं तुम्हें यहीं पे क्लियर करवा दे रहा हूँ।
वन सेकेंड देगा। यहीं पे ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। दे दो, यहीं पे मैं सारा एक बार स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी क्लियर करवा दे रहा हूँ। दे दो, ये सिंपली अपना हाइट होता है, ठीक है। मैं वो भी बनाया था लेकिन मुझे कम समय में ज़्यादा चीज़ बताना, इस वजह से। और थोड़ा भैया फीडर तुम जानते ही हो, फीडर थोड़ा अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन कोशिश तो करना, ठीक है। तो ये मेरा हाइट हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला क्या भैया, 2 आर्टरीज होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। बोला हूँ कि नहीं, बोला हूँ कि नहीं, पहले बताओ। हाँ बोला हूँ कि नहीं, हाँ बोले हैं सर। तो इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से 1 सेकेंड देगा। देखो आपके सामने मैंने हार्ट बनाया है भैया, मेरा तो ऐसे ही बनता है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना डायग्राम तो। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो तुम सुनने का पूरा प्रयास करना। आई होप वो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में आना बहुत बड़ी बात होता है। फिगर तो चाहे जैसे बना, ठीक है। देखो ये होता है हमारा, बताओ, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये होता है, हो जाओ, हाँ, ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये जो होता है, हट भाई, ये होता है राइट एट्रियम। तो तुम्हें समझ में आ जाए, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये तुम्हें समझ में आ जाए, ये तुम्हें समझ में आ जाए। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये समझ में आ जाए। हाँ, अब मुझे बताओ, अब जो मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि तुमने तैयार कर लिया होगा, आई होप, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम लास्ट टाइम पे हो, ऐसा तो है नहीं तुमने पढ़ा नहीं होगा। देखो एक एट्रिया ये है, हाँ ये बात सही है, एक एट्रिया ये है, मतलब 2 एट्रिया तो डिफ्रेंशिएट वाला लाइन ये है। 2 एट्रिया मतलब एक एट्रिया ये है, एक एट्रिया ये है। पहले तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से रियलाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ठीक है। पहली चीज़ तुम मुझे ये बताओ, तुम देखो पहले, बोलो ये एट्रिया पहली है, ये एट्रिया दूसरी है, हाँ ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट एट्रिया। तो मतलब 2 एट्रिया तो डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है। क्या तुम्हें दिख रहा है, ये वाली लाइन होती है। इस लाइन को बोलते हैं आईएस। आईएस मतलब इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, आईएस। अब मुझे बताओ भैया, 2 आर्टरीज तो डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन का क्या नाम होता, आईएस। मुझे बताओ, 2 आर्टरीज तो डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन का क्या नाम होता, आईएस। अब मैं तुम्हें बताऊं कैसे रखना है। देखो आर्टरी के बीच में एक लाइन आती है, इंटर मतलब बीचों बीच, आर्टरी मतलब आर्टरीज के बीचों बीच, मतलब 2 आर्टरीज के बीचों बीच में जो एक सेप्टम जाती है, एक लाइन जाती है, उसी को बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज आर सेपरेटेड बाई इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, बताओ राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज आर सेपरेटेड बाई इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। अरे बोल भाई, समझ में आ गया भाई, मेहनत मैं भी करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाए वेंट्रिकल, ये हो जाए वेंट्रिकल। अब मैं बोलूँगा 2 वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाली लाइन यही है, हाँ, तो मैं बोलूँगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे बोल भाई, क्लियर तो हो गया था नहीं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे बोल, मुझे उतनी एनसीईआरटी लाइनें पढ़ाने से अच्छा मैं 2 मिनट में यही क्लियर ना कर दूँ। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलम जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ये बात समझना, हाँ ये बात तो मेरे दिमाग, दिल, जहन सब तक पहुँच गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने 2 बात अभी की, 2 बात की कि नहीं, हाँ 2 बात तो की। अब देखो मुझे राइट साइड लो, राइट कौन सा होता है, राइट ये होता है ना, हटो तुम, अब कलर चेंज हो जाओ, अब मुझे रेड कलर लेना है, ठीक है। ये वाला साइड राइट होता है और ये वाला साइड लेफ्ट होता है। अरे भाई लेफ्ट राइट तो पढ़े होते, बचपन में मैडम ने पढ़ाई होती। अरे सर मैडम ने बहुत मारे था, चलो ठीक है, मैडम का बदला नहीं लेना है, गुरु है, ठीक है, छोड़ो, अच्छे से नहीं पढ़ाई थी, ठीक है, तभी तो रटा है आज, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, ये आर्टरी है, ऊपर आर्टरीज है, नीचे वेंट्रिकल है, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ सेम साइड, बोल सकता हूँ सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड,
same side of arteries and ventricle are separated by arterioventricular septum। मतलब देखो सेम साइड, अगर तुम देखो यार, इसी साइड में आर्टरीज भी है और इसी साइड में वेंट्रिकल भी, इसी साइड आर्टरीज भी है, इसी साइड वेंट्रिकल भी है, इसी साइड आर्टरीज भी है, इसी साइड वेंट्रिकल, मतलब सेम साइड ऑफ आर्टरीज एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाई आर्टरियो मतलब आर्टरीज और वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल सेप्टम। तो सेम साइड ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर सेपरेटेड बाई आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे हम बोलते हैं AVS, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या तुम्हें समझ में आई? अरे बोल भाई, बोल भाई। मुझे 3 बातें समझ में आई। 2 आर्टरी तो सेपरेट करने वाली लाइन क्या होती है? IS। 2 वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाली लाइन IVS। और सेम साइड ऑफ आर्टरीज और सेम साइड ऑफ आर्टरीज और वेन तो सेपरेट करने वाली AVS, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। अरे बोल भाई, इतना तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये होता है AVS। कहाँ गया? हाँ, इस लाइन को बोला है, इस लाइन को बोला है। देख, इस लाइन को बोला है, इस लाइन की बातें कर रहा हूँ। इस लाइन को हम बोलते हैं AVS, इस लाइन को हम बोलते हैं AVS, इस लाइन को बोलते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ, ये बात समझ में आ रही। क्या होता है IS, क्या होता है IVS, क्या होता है AVS, 3 टर्म समझ में आ रहे? हाँ। अब मुझे बताओ, अब मुझे वॉल बताना है। अब मैं यही चीज़ तो मैं थोड़ा बनाऊँ ना, नहीं फिगर इसी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें IS समझ में आ गया? देखो ये होता है हार्ट अपना, तुम जान ही रहे हो, दिल तो पागल है। ठीक है, तो ये तुम थोड़ा हार्ट का फिगर तुम समझो। ठीक है, उसके बाद तुम छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। देखो अब मैं एक बार इसे क्या करता हूँ, चलो छोड़ो, और NCERT पे आते हैं ना। तुम्हें उतना समझा दिया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, दो छोटे छोटे आर्टरी तो दो छोटे छोटे मतलब राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज तो सेपरेट करने वाले सेप्टम का नाम बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। अगर 2 वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाले सेप्टम तो बोलते हैं एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसी तरीके से ये 2 बात समझ में। हाँ, अब ये तो बढ़िया मैंने बताया, काम किया हूँ। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तुम्हें समझ में आ गया? देखो, राइट आर्ट्रिया राइट वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाली लाइन को बोलते हैं आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाली लाइन होती है। अभी तुम ए साइड के लिए भूल जाओ भाई मेरे, इस साइड को भूलो, बस तुम एक तरफ देखो, एक तरफ देखो, एक तरफ देखो। राइट आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली IVS होता है। इसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और वहीं पे दूसरे साइड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल तो सेपरेट करते हैं आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्टल वॉल्व। ठीक है, मिट्टल वॉल्व कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व आता है? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्टल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्टल वॉल्व क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी बात तुम्हें समझना है। बोले दी ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। बोले सीधी सी बात, तुम ये समझो, राइट वेंट्रिकल ओपन होता है। सबसे पहले राइट वेंट्रिकल, यहाँ NCERT ने बहुत कंफ्यूजन टर्म में लिखा है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल निकलता पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल निकलता एरोटा से। और ये किससे जॉर्ड होता है? यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है राइट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, जो जॉर्ड का नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? देखो ये होता है, हटो, ये होता है हमारा वेन्स, ये जो होता है हमारा वेन्स होता है। ठीक है, जो जो मैं क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा, ये आर्टरीज हो गया, ये हमारा वेन्स हो गया। ठीक है, इधर बीच में मैंने सेपरेट किया था। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखो कुल मिलाते ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है,
और ये हमारा आर्टरीज हो गया, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक जार्ड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। यहीं पे जार्ड पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों बीच में एक जार्ड सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। अरे भाई समझ में आ गया, मैं पूरा प्रयास किया हूँ समझने के, ठीक है। बोले राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बात है, ये पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है, एरोटा, ये ढके होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखो मैं तुम्हें रियलिटी बात बताऊँ, इसका मतलब क्या है, सब नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं कहाँ बैठा, देखो यहाँ पे बात करें, जो वेंट्रिकल होता है यहाँ पे पाइप निकलती है, ठीक है, पाइप निकलती है, ठीक है, ये पाइप निकलती है। अब बोले पाइप निकलती है, इसमें जार्ड पाया जाता है, एक जार्ड मतलब तुम बोल सकते हो एक वॉल्व पाया जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वॉल्व पाया जाता है। और मैं तुम्हें एकदम बढ़िया से रियलाइज करता हूँ, देखो, हाँ अब बढ़िया समझ में आया। देखो ये बोला है कि ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इससे सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। बोले ये जो पाइप तुम्हें दिख रहा है, इस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एरोटा, इस पाइप को बोलते हैं एरोटा, ठीक है। बोले ये पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ये एरोटा होते हैं। बोले इनके अंदर, इस पाइप के अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये जो हरा हरा है वॉल्व है, और इसी वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब बताओ किससे नहीं समझ में आया, मुझे तो लगता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। दो पाइप है, एक राइट वेंट्रिकल के पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। देखो और लिखा क्या है, दी ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो कि राइट वेंट्रिकल का पाइप क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज, और लेफ्ट वेंट्रिकल का पाइप का नाम होता है एरोटा। मैंने बोला था राइट वेंट्रिकल के पाइप का नाम पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल का पाइप का नाम है एरोटा। ये इतने ढके होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व से ढके होते हैं। अब बताओ भैया समझ में आया कि नहीं। बोले जो वॉल्व होता है ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में करे, आपस में मतलब बैक फ्लो ना करे, ठीक है। हार्ट तो कार्डियक मसल बोला गया है, हार्ट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसे हम बोलते हैं नोडल मस्कुलर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में तौर प्रेजेंट पाया जाता है। यस एन का पूरा नाम क्या होता है, यस एन का बताओ पूरा नाम बताओ, साइनो आर्टिकुलर नोड, और एवीएन का क्या बोलते हैं बताओ, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ये होता है, ठीक है, एवी नोड और यसे नोड। यसे नोड कहाँ पे पाया जाता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे पाया जाता है यसेन, और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। अगर यहीं पे लोअर राइट लिख दे तो भी गलत हो जाएगा, लोअर जो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एवीएन पाया जाता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे यसेन पाया जाता है, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे तो पाया जाता है एवीएन, ठीक है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये आप देखो इन्होंने बोला कि आर्टी वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बोले एबीएन आर्टी वेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकलती है जिसे बंडल ऑफ नोडल फाइबर बोलते हैं, और एबी बंडल बोल रहे हैं कि एबीएन आर्टी वेंट्रिकुलर नोड ये क्या निकालती है, एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर की तरह काम करती है। यहाँ पे नोडल ऑफ बंडल फाइबर और एबी बंडल आर्टी वेंट्रिकुलर बंडल मिलते, मतलब एबीएन और आर्टिकुलर बंडल नोड मिलके क्या एक सेप्टा बनाते हैं, आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टा से पास करते हैं, मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से पास करते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और इमीडिएटली ये राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज एक बंडल बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, और ये बंडल ऑफ हिज एक माइन्यूट फाइबर बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पुल्चिंजे फाइबर, मैंने क्या बोला, जब
आर्टी वेंट्रिकुलर नोड पास करता है कहाँ से, एबी बंडल से होते हुए आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टा पे जाता है और आर्टी वेंट्रिकुलर सेप्टा क्या बना लेता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करता है, इमर्ज करता है, इमीडिएटली क्या बना लेता है, एक माइन्यूट फाइबर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं पुर्सेल्जियस फाइबर। और इस पूरे बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, इस पूरे बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। देखो सीधी सी बात मैं तुमसे यही बोलना चाहता हूँ कि जब नोडल फाइबर मतलब एबीएन एक नोडल फाइबर है, जब ये एबी बंडल से मिलता है तो एक एबी सेप्टा बना लेता और यही एबी सेप्टा पास कर देता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए राइट और लेफ्ट बंडल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर देता है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और ये माइन्यूट फाइबर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं पुर्सेल्जियस फाइबर। ठीक है, अब नोडल मस्कुलेचर कैसे काम करता है जरा ये देखो। यस, नोडल मस्कुलेचर जो होता है, नोडल मस्कुलेचर की बात कर दी जाए तो ये पोटेंशियल तो जनरेट करने का क्षमता होता है। नोडल मतलब पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी को ही बोलते हैं नोडल मस्कुलर, लेकिन बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेट मतलब कोई भी बाहरी चीज़ों का सहारा लिए हुए, बिना बाहरी चीज़ के सहारा लिए, विदाउट मतलब बिना एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना बाहरी स्टिमुलाई का सहारा लिए, इसीलिए हम बोलते हैं ऑटोसाइटेबल होते हैं। बोले एसएएन की बात कर दी जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट ये दे सकता है। आवर हार्ट नॉर्मली 70 से 75 टाइम हार्ट बीट करता है, लेकिन ऑन एवरेज 72 बीट पर मिनट हम लोग का हार्ट बीट होता है। अब कार्डियक साइकिल में 3 स्टेप आते हैं। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है चारों चैम्बर रिलैक्स, मतलब 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल आपस में रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब बोले है कि यहाँ पे जब जॉइंट डिस्टोल वाला कंडीशन होता है, जॉइंट डिस्टोल होने का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे जॉइंट डिस्टोल होने का मतलब जब हमारा दोनों आर्टरी दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब हम इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इस वक्त ट्राइस्पिड और बाइस्पिड वॉल्व ओपन होता है और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है। ट्राइस्पिड और बाइस्पिड वॉल्व ओपन होता है और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है। ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में। अब बोले हैं यहाँ पे अब सुनो, एनसीईआरटी ने बहुत अजीबो तरीके से लिखा है, जरा समझ लेना। बोले लेफ्ट आर्टरी जो होते हैं बाइस्पिड वॉल्व होते हैं, ट्राइस्पिड वॉल्व जो होते हैं राइट आर्टरी के पास होते हैं। बोले लेफ्ट आर्टरी के पास बाइस्पिड वॉल्व होते हैं और राइट आर्टरी के पास ट्राइस्पिड वॉल्व होते हैं। बोले ब्लड जो होता है बोले हम सीधे तरीके से लिखे, ब्लड फ्लो करता है वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरी में आते हैं और राइट आर्टरीज होते हुए ट्राइस्पिड वॉल्व में चले जाते हैं और फिर वेंट्रिकल में भर जाते हैं। मुझे सीधी सी बात तुम्हें ये बतानी है, मुझे कोई भी चीज़ तुम्हें फालतू चीज़ें नहीं कंफ्यूज करना है, मुझे सीधी सी बात तुम्हें ये बताना है कि जब जॉइंट डायस्टोल वाला कंडीशन होता है उस समय ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। लेकिन फिर वही है जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में तो ये बात समझ है। बोले ब्लड फ्लो करता है कहाँ पे, वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरी में आता है और राइट आर्टरी से होते हुए ट्राइस्पिड वॉल्व से होते हुए वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल मतलब कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। वहीं पे पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्टरीज में ब्लड आता है, ब्लड लेफ्ट आर्टरीज से होते हुए बाइस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और एनसीईआरटी यही चीज़ बहुत भयानक तरीकों में लिखा है। आओ मैं तुम्हें विश्वास नहीं होता, आओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ लिखा क्या है। आओ लिखा क्या है, बोले टू विजन विथ ऑल दी 4 चैम्बर आर हार्ट इज रिलैक्सेशन। बोले हैं जॉइंट बोले हैं जब चारों चैम्बर एक मिनट होगा, हाँ, जब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब इन्हीं को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब बोले और यहीं से एनसीईआरटी की लाइन मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। बोले एज दी ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और ट्राइस्पिड वॉल्व कहाँ पे पाए जाते हैं, सेम साइड ऑफ आर्टरीज, राइट आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल के पास ट्राइस्पिड वॉल्व पाया जाता है और सेम साइड ऑफ लेफ्ट आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, बाइस्पिड वॉल्व पाया जाता है। बोले ट्राइस्पिड वॉल्व और बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड मूव करते हैं पल्मोनरी वेन और वेना कावा से होते हुए लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। अब देखो
इतना भयानक शब्द लिखा है। और मैं तुम्हें बताऊँ, बोले ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और ये किसके बीच में होते हैं, आर्टरीज और वेन के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। बोले ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन जहाँ पे वेंटिकल से ब्लड निकलती है। पल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है, सुनो आओ मैं तुम्हें पूरा बढ़िया से डायग्रामेटिक समझा दूँ। बोले समय तो लगेगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समझाना जरूरी है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो बोले ये देखो हार्ट है, ये जो हार्ट ऑफ भाई क्या कर सकते हो, हाँ ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हट जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से मेरा हार्ट है, ठीक है, मेरा हार्ट इस तरीके से है, बस तुम इतना समझो, ठीक है। बोले ये हार्ट है, बोले भैया ऐसा है, ऐसा है, इसे हम यहाँ से जो ब्लड मूव करता है, ये जो हमारा ब्लड मूव करता है, इस पाइप को बोलते हैं, इस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, और इस पाइप को बोलते हैं एरोटा, ठीक है। यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरीज, ये होता है वेना कावा से होते हुए यहाँ पे, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सब कुछ बता रहा हूँ। देखो ये होता है, हटो लाइन पे आ जाओ, ये हो जाओ, हटो तुम भी लाइन पे आ जाओ, ये होता है, ये पाइप बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरोटा, इसे हम बोलते हैं एरोटा, और इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं वेना कावा, इसे हम बोलते हैं वेना कावा बोलते हैं, ठीक है, वेना कावा बोलते हैं, ठीक है, वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, बोला भैया ऐसा है कि ये देखो सबसे पहले तुम ये जानो, ये राइट है, राइट एट्री सॉरी मैं क्या बोलूँ, हटो, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है राइट एट्रियम। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। बोले पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड मूव करता है, ब्लड मूव करता है, ब्लड मूव करता है। बोला है कि ऐसा है पल्मोनरी आर्टरी, देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा क्या है, बोले है ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड मूव करता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ है और वेना कावा कहाँ है, पल्मोनरी वेन और वेना कावा कहाँ है, बोले हैं पल्मोनरी वेन ये है ऊपर है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के ऊपर है और वेना कावा राइट एट्रियम के ऊपर है, ठीक है, राइट एट्रियम के ऊपर वेना कावा और लेफ्ट एट्रियम के ऊपर पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, बोले हैं कि पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, बोला है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बोला है देखो मैं तुम्हें सीधी जवाब बोलूँ, सर इतनी देर से आप सीधी बात बोल रहे नहीं समझ आ रहा, बोला ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड मूव करता है पल्मोनरी वेन और वेना कावा से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, और किससे होते हुए, लेफ्ट और राइट एट्रियम। सीधी सी बात ये कहना चाहता है, देखो ब्लड मूव करता है, सबसे पहले तुम्हें मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हट 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 हट, हाँ ये बोला है कि भैया ब्लड इस पल्मोनरी वेन से होते हुए आर्टरीज में आएगा और आर्टरीज में होते हुए, आर्टरीज से होते हुए ये बोले हैं कि यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये बोले हैं कि पल्मोनरी जो हटो, हाँ ये बोला है कि सीधी बात तुम ये समझो, सबसे पहले बोले ये जो तुम्हें दिख रहा है पल्मोनरी वेन, यहाँ से ब्लड आएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से होते हुए हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, ये पल्मोनरी वेन से होते हुए, लिखा क्या है, पल्मोनरी वेन से होते हुए ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा और बाइस्पिड वॉल्व खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसी तरीके से वेना कावा से होते हुए ब्लड आएगा राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा। मैंने बोला क्या, मैंने सीधे बोला कि पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसी तरीके से वेना कावा से होते हुए ब्लड आएगा राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा। आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होगी। अब लिखा चाहे और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बोले ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड फ्रॉम, ब्लड कहाँ मूव करता है, ब्लड की बात करें, ब्लड फ्रॉम मूव करते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन
कहाँ पे पाए जाते हैं? पल्मोनरी वेन की बात कर दी जाए तो ये लेफ्ट एट्रियम में पाया जाता है और वेना कावा राइट एट्रियम में पाया जाता है। और ये बोलते हैं पल्मोनरी वेन खुलेगा तो पल्मोनरी वेन खुलेगा तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब बताओ भाई, तो इससे कौन इतना इतना कंफ्यूजन लाइन में बझेगा? बताओ, मुझे बताओ कौन इतना लाइन बझेगा? लिखा क्या है? इतनी लाइन समझने में मुझे भी बहुत ज़्यादा समय लगा था। बोल क्या रहा है? ट्राइसेप्टिक बाइसेप्टिक वॉल्व खुलेगा, ट्राइसेप्टिक बाइसेप्टिक वॉल्व ओपन हो जा और थ्रू दी पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के ऊपर पाया जाता है और वेना कावा राइट एट्रियम के ऊपर पाया जाता है। बोले इतने बार तुम इधर देखो, लेफ्ट और राइट आर्टेरिया से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को जाएंगी। अब बताओ, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? आई होप मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ रहा है। देखो, ट्राइसेप्टिक बाइसेप्टिक वॉल्व ओपन होंगे। बोले ट्राइसेप्टिक वॉल्व जो कि ट्राइसेप्टिक वॉल्व की बात कर दी जाए, बाइसेप्टिक वॉल्व ओपन होंगे। बोले पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट एट्रियम के ऊपर होता है और वेना कावा राइट एट्रियम के ऊपर होता है। बोले वहाँ से होते हुए लेफ्ट और राइट एट्रियम में आ जा और वहाँ से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। चलो, यही मुझे समझाने में वहाँ पे मैंने इसीलिए काम किया था। आज तुम्हें समझ में आ रही एनसीईआरटी की लाइनें? इतना आसान होता तो आज कौन नहीं पढ़ लेता। ठीक है, चलो ठीक है। अब बोले SCN। अब जैसे दूसरा हो रहा आर्टिकल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल मतलब आर्टरीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। बोले SAN तुम अभी पहचाने हो, SAN जो होता है SAN नोड अभी तुमने पढ़ा है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे पाया जाएगा SAN नोड। ये एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 टाइम जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आर्टिया सिस्टोल करना शुरू करेंगे और दोनों आर्टेरिया साथ में सिस्टोल करेंगे। मतलब सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वेंटिकुलर अबाउट 30% भर जाएगा। जब जैसे नेशनल पोटेंशियल जनरेट रहेगा तो दोनों आर्टेरिया सिस्टोल करना शुरू करेंगे। उसकी वजह से वेंटिकुलर में 30% ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप बोलते हैं वेंटिकुलर सिस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो एसन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, मतलब जो आर्टरीज ने एसन पोटेंशियल जनरेट किया था, उसकी वजह वेंटिकुलर साइड ऑफ ABN और AB बंडल ऑफ फेज तीनों पे मतलब बात कर रहा है कि जब वेंटिकुलर सिस्टोल करेगा तो यहाँ पे AB नोड अभी तुमने पढ़ा है ना, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाए जाएंगे AB नोड। अब ये एसन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो वेंटिकुलर साइड ऑफ आर्टी वेंटिकुलर नोड और AB बंडल पे, या तुम बोल सकते हो बंडल ऑफ फेज पे, ये क्या नाम है, पोटेंशियल जनरेट करेंगे। और इसकी वजह से पूरे वेंटिकुलर मतलब एंटायर वेंटिकुलर मतलब जितने भी वेंटिकुलर के मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और उस वक्त आर्टेरिया रिलैक्स हो जाएगा और वेंटिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब आर्टेरिया आराम में रहेगा और जब आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वेंटिकुलर आराम में रहेगा। और उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन वेंटिकुलर प्रेशर भी मतलब वेंटिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और इसकी वजह ट्राइसेप्टिक वॉल्व बंद हो जाएंगे और सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। और सेमी ल्यूनर वॉल्व राइट एट्रियम में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये ब्लड वेसल में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम का सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाए तो ये चला जाएगा एरोटा से होते हुए बाहर ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, अब वो बोले नाउ वेंटिकुलर रिलैक्स। अब थोड़ी देर बाद जब इसके ब्लड वेसल में चले जाएंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाए तो सारे ब्लड वेसल सर्कुलेटिव पाथवे में चले जाएंगे। फिर उसके बाद वेंटिकुलर रिलैक्स में आ जाएगा और फिर हम इसे बोल रहे हैं वेंटिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, जिसकी वजह से वेंटिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा और इसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएगा और ट्राइसेप्टिक वॉल्व और बाइसेप्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और इसकी वजह से फिर वेंटिकुलर फिल हो जाएगा। वेंटिकुलर फिल होने के बाद फिर जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा। जॉइंट डायस्टोल होने के बाद आर्टियल सिस्टोल आ जाएगा। आर्टियल सिस्टोल हो जाने के बाद फिर वेंटिकुलर सिस्टोल आ जाएगा। तो यही चीज़ चलता रहेगा।
ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, यही सिक्वेंशियल इवेंट जो चल रहा है, पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर आर्टियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सारे बार बार चलेंगे और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल करीब करीब 0.8 सेकंड के लिए होता है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड के होते हैं। हर एक वेंट्रिकुलर पंप करता है 70 ml ब्लड, जैसे हम बोलते हैं स्टोर वॉल्यूम। हर एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड, जैसे हम बोलते हैं स्टोर वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वॉल्यूम, स्टोर वॉल्यूम इंटू, स्टोर वॉल्यूम होता है इंटू इंटू क्या हो जाएगा, पर मिनट ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वर्टिकल पर मिनट ऑन एवरेज 500 bml या 5 लीटर। बोले हैं कि कार्डियक आउटपुट किस तरीके से डिफाइन, आजकल तो डिफिनेशन में क्वेश्चन बने लगे। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाई ईच वर्टिकल पर मिनट ऑन एवरेज 500 ml से लेके 5 लीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर दी जाए तो स्टेटोस्कोप से जब तुम अपना दिल की आवाज़ें सुनोगे तो फर्स्ट साउंड लब सुनाई देगा, दूसरा साउंड डब सुनाई देगा। लब क्यों सुनाई देता है, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तब हमारे लब साउंड सुनाई देता है, और डब साउंड तब सुनाई देता है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। और यही चीज़ अगर तुम्हें PYQ में मिले तब तुम्हारा माइंड चलता है कि यार आ गया, और यही चीज़ मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ अलग करके पॉइंट, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब जैसी मर्जी, मुझे बेस्ट कंटेंट देने का मतलब है पूरी NCERT की लाइन मैंने कवर किया है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोला हूँ कि मैंने अलग बनाया है, मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं। मैं इतना ज़रूर बोला हूँ कि NCERT की ही लाइनें मैं सब तुम्हारे सामने ले आया हूँ, और यही NCERT की ही लाइनें तुमसे पूछी जाएंगी 100%, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या आता है, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राफ का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो यही चीज़ आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा रीजन में दे दिया जाए ECG इन विच मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, गलत हो जाएगा। मशीन तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और वहीं पे रीजन बोल दिया जाए इन ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वॉज यूज दी आइडेंटिफाई टू ग्राफ। हाँ सही बात है, स्टेटमेंट टू सही होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, फॉर आइडेंटिफाई फॉर ग्राफ। ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं। वहीं पे मशीन के थ्रू जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखा जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। मशीन तो बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ हमें उस मशीन के अंदर दिखता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, हर की एक्टिविटी को जानने के लिए। अब देखो स्टैंडर्ड ECG का 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करने का मतलब दोनों तलाई में ईच रेस्ट और लेफ्ट एंकल में यूज करते हैं, और मल्टीपल जब लीड यूज करते हैं तो कुछ हमारे चेस्ट रीजन में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें NCERT ने एक फिगर दिया PQRS और T। P क्या डिनोट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। QRS क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर। और T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब सर्कुलेशन की बात करें, सेंट्रल सर्कुलेशन की बात कर दी जाए तो ये जहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हुआ था वहाँ पे सेंट्रल सर्कुलेशन दिया था। बता दिया जाए, दो चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें पाया जाता है, फिशेस में। तो क्या करता है, हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर छोड़ देता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के थ्रू अंदर ले लेता है, और ये बॉडी पार्ट को सप्लाई कर देता है। और वहाँ पे बॉडी पार्ट में जो CO2 इकट्ठा होते हैं वो चले आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और उसके थ्रू हार्ट को दे दिया जाता है। फिर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल में पहुंचा देता है, और फिर दिल बाहर CO2 छोड़ देता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है, और अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी पार्ट को प्रोवाइड करवा देता है। फिर बॉडी पार्ट क्या करता है, CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलो डबल सर्कुलेशन में हम पहुंचते हैं, जरा देखते हैं डबल सर्कुलेशन में एक होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, एक डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट का मतलब 2 आर्टरिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। मैंने पहले ही बताया था 2 आर्टरिया, मैंने ये सबसे पहले बता दिया था। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में 2 आर्टरिया होते हैं, एक वेंट्रिकल। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेंट्रिकल में मिल जाता है, और फिर ये बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, फिर सप्लाई हो जाता है हमारे राइट एट्रियम में। तो ये होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में सारे
चैम्बर अलग अलग होते हैं, मतलब 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एट्रिया से 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है, फिर यही राइट एट्रियम में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स में CO2 बाहर निकाल दिया जाता है, O2 ले लिया जाता है, फिर O2 लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर हमारे बॉडी पार्ट में आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में होते हुए राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद लंग्स में चला जाता है। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे ब्लड मिस हो जाता है और यहाँ पे ब्लड मिस नहीं होता। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में 2 चीज़ आता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी। सिस्टमैटिक क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी पार्ट और राइट आर्टरी, ठीक है। मैंने बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी पार्ट में आता है और राइट आर्टरीज में आता है, तब इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वहीं पर पल्मोनरी की बात कर दी जाए तो राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट आर्टरी तक, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होंगी। इस बॉडी पार्ट में कैपिलरी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो हमने डबल सर्कुलेशन भी कवर कर लिया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आता है, जरा देख लेते हैं। ये यूनिक वैक्यूलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, ये ब्लड को ले आता है, इंटेस्टाइन में डाल देता है और इंटेस्टाइन से होते हुए लीवर से डिलीवर कर देता है। इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो तुम्हें मालूम हो रहा। अब जैसे रेगुलेशन चलता है हार्ट, जरा देख ले। हार्ट मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। हार्ट मेसोडर्मल होता है, मायोजेनिक होता है। तो मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, तुम्हें मालूम हो रहा, अभी मैंने पढ़ाया था। तो ये अपने आप ही रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। अब उसी तरीके मेडुला ऑब्लिंगेटा ये मॉडरेट करता है, मॉडरेट मतलब ये बढ़ा सकता है, घटा सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू एएनएस से होते हुए, ठीक है। एएनएस में 2 लोग बैठे होते हैं, एक पैरा होता है, एक सिम्पा होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, वहीं पे सिम्पैथेटिक जो होता है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। और कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल मेडुला, जैसे कि कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन का मतलब क्या होता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को कॉमनली हम बोलते हैं कैटाकोलामाइन। ये क्या करते हैं, हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलेशन हो गया, ये हमारा चैप्टर हो गया। अब मुझे कुछ डिसऑर्डर पढ़ाने हैं बस। हाँ, ये फिगर तुम देख लेना भैया, फिगर पूछे जाते हैं। लंग्स होता है, पल्मोनरी वेन्स अभी तुमने पढ़ा था, इसी पीछे ही ब्रीथन वाला चैप्टर में मैंने पढ़ाया, ठीक है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये जान लो, ये होता है आर्टरीज। आर्टरीज में जो मैंने पढ़ाया था ना, 3 लेयर होता है ना, 3 लेयर मैंने पढ़ाया कि नहीं, शायद नहीं बताया हो। मुझे लगता है मैंने तीनों लेयर वाला छोड़ दिया है। 1 सेकेंड है ना, मुझे तो मालूम है 3 लेयर वाला छोटा है। हाँ, ये देखो मैंने बोला आर्टरीज और वेन की बात कर दिया, तो ये 3 लेयर से बने होते हैं। एक ट्यूनिका इंटीमा होता है, एक ट्यूनिका मीडिया होता है, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। ट्यूनिका इंटीमा स्क्वेमस एपिथेलियम से बनते हैं। ट्यूनिका मीडिया की बात कर दी जाए तो ये स्मूथ प्लस इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, ट्यूनिका मीडिया। और वहीं पे एक्सटर्ना की बात कर दी जाए तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन से बने होते हैं एक्सटर्ना। सबसे पहले बात ये जान लो कि आर्टरीज और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया सबसे ज़्यादा आर्टरीज में होता है, वेन्स में कम होते हैं, ठीक है। ये बात तुम जान लो, 3 लेयर से बने होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। आई होप तुम लोग तो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात जान लो कि ये जो ट्यूनिका मीडिया अंदर बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसे हम बोलते हैं आर्टरीज, और ये वेन्स होता है, ठीक है। ये कैपिलरीज होती हैं। ये डॉर्सल एरोटा होता है, ये वेना कावा होता है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज होता है, ये लंग्स होता है। तो आई होप तुम ये फिगर का नेमिंग और पार्ट समझ रहे होने। और तो ब्लड ये इसी मैंने बता ही दिया। और तो चीज़ है फिगर हार्ट वाला में नेमिंग देख लेना। ये होता एरोटा, ये होता वेना कावा, ये होता है एसएएन नोड, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे पाए जाते हैं। एबी नोड राइट अपर के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियल